ये पेपर है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का अपडेट का आप लोग को जरूरत नहीं है। टीयर 1 मैं सेट 1 लिख देता हूँ, सेट 1, ठीक है, चाहे भी किसी भी रैंडम सेट में हो सकता है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2016 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 से 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बहुत आराम से इस जो भी वीडियो है उसको आराम से देखिए। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन जितना आपको समझ में आ रहा, हो सकता है किसी क्वेश्चन का आप टॉपिक आपको कवर नहीं होगा, आपने कवर नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं। आप जैसे जैसे सेट आगे बढ़ता जाएगा आपका रिपीटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट, रिपीटेशंस ऑफ टेक्निक सब कुछ होता जाएगा, थ्योरी भी रिपीट होता जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें। मुझे भरोसा है कि आप लोग अगर लगातार इस चैनल्स को देखते रहेंगे और ये जो हमने जो मेथड निकाला है क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके समझाने का, इसके माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए अब देर नहीं करते, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, मैं यहाँ पे टॉपिक लिखता चलूंगा। इसमें कह रहा है ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बी का टाइम पूछा है कि बी अकेला उसे कितना दिन में करेंगे। गाइस बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। आपको मैं एक माध्यम बताता हूँ। अगर ए किसी काम को, एग्जांपल बताता हूँ पहले मैं, ए किसी काम को 4 दिन में करते हैं, बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर करने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके दोनों का फैक्टर निकाल लीजिए। ये 4 दूना 8 और 8 एकम 8, तो दोनों मिलकर जो हमारा काम निकलेगा वो निकलेगा 8/3। इसी को अगर हम अप्लाई करेंगे इसमें, इसका कुछ और बेसिक है मैं समझा देता हूँ। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही काम का जिक्र होता है, बट हम क्या करते हैं उस काम को यूनिट काम में डिवाइड कर देते हैं, 8 यूनिट काम में डिवाइड कर देते हैं। 8 कैसे आया? एलसीएम। जब दोनों अलग अलग का जो भी दिया जाएगा हमारे पास समय, उस समय को, उसके समय को एलसीएम ले लीजिएगा, तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगा वो काम का यूनिट आ जाएगा। जैसे 8 यूनिट काम एक ही, लेकिन उसको हम 8 यूनिट में डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद हर एक व्यक्ति का जो फैक्टर आएगा ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा वर्क यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में वो इंसान कितना यूनिट काम कर रहा है। अगर 8 यूनिट काम है टोटल, तो ये ए जो है एक दिन में 2 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। बस इतना सा बेसिक है जिसको हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब हमारे पास ए बी है, ये दोनों साथ मिलकर 6 दिन में और ए अकेला 9 दिन में। सबसे पहला काम तो कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 18, उसका दोनों का फैक्टर 36 का 18 और ये 18 2। अब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ए बी निकालना था तो ए और बी को हमने जोड़ दिया, ए और बी को हमने नीचे में जोड़ दिया 2 तक, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बी निकालना है, तो आप ऊपर वर्ड यूनिट तो लिखोगे ही, बटे में क्या करेंगे, हमें बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का चीज अपनाइए। ए बी में से अगर ए घटा देंगे, ए बी में से ए घटा देंगे तो हमारा बी बच जाएगा, लेकिन घटाना क्या, कौन सा वैल्यू है, ये वाला घटाना है, यानी कि ए बी का 3 है और बी का ए का 2 है, घटा देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 18 डेज, जो आंसर आ जाएगा बी का। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको आप जब समझ जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चंस आराम से आपको बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्वेश्चन दे दिया है, एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी कि एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ में आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 और 20 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 10 मीटर हो तो वर्ग मीटर हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई बात नहीं, सिंपल सा तो फार्मूला है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बस याद रखना होगा, हाफ इनटू समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट।
सब कुछ दिया हुआ आपके पास। हाफ समांतर भुजाएं हैं हमारे पास 16 और 20, और हाइट हमारे पास कितना दिया हुआ है 10, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 16 20 36 36 180 180 मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। इसमें कुछ करना नहीं है, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपको फार्मूला याद रखना है, समांतर भुजाओं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा घुमाने की कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिया है, डिस्काउंट कह लीजिए या फिर परसेंटेज कह लीजिए, किसी भी एक टॉपिक से आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है डिस्काउंट का कि 3 क्रमिक डिस्काउंट मिला है 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होगी। यानी कि ये अलग अलग डिस्काउंट ना देके हम एक ही डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट, तो कभी कभी आप मार्केट में देखोगे किसी एक आइटम पर ऐसे लिखा आता है 50% प्लस 50% की छूट। ऐसे अगर आपके पास लिखा रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उस सामान पे 50 प्लस 50 100% की छूट है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये तरीका क्या है, क्रमिक छूट का तरीका है। पहले आप उस अमाउंट पर 50% का छूट दे दीजिए, फिर जो बचा उस पे फिर 50% का छूट दे दीजिए। इसका मतलब है अगर 100 पे हम पहले 50% का छूट दे दे, यानी कि 50 रुपया घटा दे, तो बचा हमारे पास 50, फिर वहां पे 50% का छूट दे दे, यानी कि 50 का 50% हो जाएगा 25। तो ये 50 में से 25 घट के फाइनल अमाउंट उसमें 25 रुपया आपको देना पड़ेगा। ये ऐसा तरीके से होता है क्रमिक छूट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। 3 छूट हमारे पास है। देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, पहला अमाउंट हम 100 ले लेंगे, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहली इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी डिस्काउंट को आगे पीछे नहीं करना। अगर हमारे पास दिया हुआ है डिस्काउंट 15%, देन 20% और देन 25%, तो हमको इसी फ्लो में आगे बढ़ना है, फ्लो उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दे देंगे 15% का डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट देंगे तो हमारा 15 रुपया घटाना पड़ेगा, इसमें 100 का 15% होता है 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 85। लेकिन उसका फिर एक बार हम डिस्काउंट दे देंगे 20% का, तो 85 का 20% होता है 1/5। किसी भी संख्या का 20% निकालना हो 1/5 कर दीजिए उसका, वो 20% निकल जाएगा, ओके। तो ये मेरे ख्याल से 17 आएगा, फिर 17 घटा लीजिए तो हमारे पास आएगा 68। फिर हमारे पास घटाना है इसको 25% घटाने के लिए 1/4 कीजिए, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखने होंगे, तो कुछ रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जो आपको याद रखने होंगे, उससे आपके काम में आसानी होगी। तो फाइनल हमारा जो लिस्ट अमाउंट बचा वो बचा है क्या पर। अब देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि एक ही बार में हम कितना छूट दे दें, एक ही बार में कितना डिस्काउंट दे दें। तो डिस्काउंट मेरा कितना मिल रहा है 15, फिर 17, फिर 17। तो जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है कि एक ही बार में कितना डिस्काउंट दे दें, उसके लिए आप देखिए फाइनल मेरे पास अमाउंट कितना बच जा रहा है 51, यानी कि गैप कितना का हो गया, कितना का यहाँ पे छूट मिला 49 रुपए का। आप या तो ये कर लो कि इनिशियल में से फाइनल घटा लो, या फिर आप इन तीनों को जोड़ भी दोगे तब पर भी आपके पास आंसर 49 आएगा, यानी कि आप एक बार में 49% की छूट दे सकते हैं। परसेंट क्यों लिखे, क्योंकि हम 100 से ही क्वेश्चन को डील कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक वो संख्या परसेंटेज के रूप में ही आएगी। कभी कभी इसे पूछता है कि अंतिम मूल्य कितनी होगी, अंतिम मूल्य अंतिम प्रतिशत कितना होगा, वो कुछ क्वेश्चन आता है लाभ हानि में या फिर बट्टा में, तो उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर से पूछ रहा है कि अंत में कितना प्रतिशत का छूट एक बार में हमें देना पड़ेगा। तो एक ये तरीका कि आप जितना भी आपको परसेंटेज को नहीं जोड़ना है, जबकि परसेंटेज का जो वैल्यू आ रहा है ना उसको जोड़ना है, बाद में फिर परसेंटेज साइन दे देना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 490 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए का हिस्सा बी का हिस्सा, कुछ कह सकते हैं इसको एक तरह से रेशियो का, ठीक है ना, रेशियो प्रोपोर्शन का है ये क्वेश्चन।
490 रुपया है, उसको विभाजित कैसे करना है? देखिए डिवाइड जब भी करना हो किसी अमाउंट को तो कितने लोग हैं टोटल, ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लोग हैं एबीसी, कुछ भी है तो 3 लोग हैं एबीसी, ठीक है, उसमें डिवाइड करना है। तो एबीसी हम लिख दिए। इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं कि किसको कैसे मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से आधा है, और सी के हिस्से से तिगुना है, और सी के हिस्से से तिगुना है। किसका? ए का। ये लैंग्वेज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर। ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा और सी से तिगुना है। दोस्तों ये होता क्या है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखना बेसिक गलती आप लोग क्या करते हो, ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है तो क्या करते हैं, जो मैंने देखा अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने भाइयों में देखा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है तो ए को 1 मान लेंगे और बी को ही आधा कर देंगे। ये आप बिल्कुल उल्टा कर देते हो, बिल्कुल उल्टा। ये भाई ऐसे में मतलब पूरा मतलब ब्रह्मांड उल्टा करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पूरा उल्टा करना पड़ेगा। आप लैंग्वेज ही नहीं समझ पाते, बस लैंग्वेज जैसे बह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर देते हो, जबकि सिचुएशन उसका उल्टा होता है। आप बस आराम से एक बार ही सोचो कि ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से आधा है, तो जिसके हिस्से से आधा होगा या फिर जिससे आधा होगा ना, जिससे कंपेयर हो रहा है उसको मानते हैं, हमेशा मानते उसको है जिससे कंपेयर, तुलना जिससे हो रहा है। यहाँ पर तुलना ए का जो तुलना है वो या तो बी से हो रहा है या तो सी से हो रहा है। अब तुलना पहचानने के लिए सिंपल सा शब्द हम बता देते हैं, से वर्ड जिसमें यूज हो रहा हो वही तुलना का विषय होता है, उसी से तुलना होती है। तो आप जिसमें से लगा हुआ है उसी को मानेंगे, पहले वाले को कभी नहीं मानना है, ठीक है। या फिर पहले वाले या बाद वाले की चीज नहीं, अगर हम यहाँ पे लिख दें ए से बी का हिस्सा ज्यादा है तो हम से वर्ड किसमें यूज कर लिए, ए के साथ, तो हम ए को मानेंगे तब बी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एक हिंट है कि आपको जिसमें से लगा हुआ है उसको मानेंगे। तो यहाँ पे मेरा से लगा हुआ है बी में भी और सी में भी, बी के हिस्से से आधा है और सी के हिस्से से तिगुना है, तो हम क्या करते हैं, ये मेरा इंस्टिंक्ट है कि हम सी को इसमें मान लेंगे अगर 1, तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। और चूंकि ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, ए का हिस्सा बी से आधा है, ए है बी से आधा, तो बी अगर ए अगर 3 है तो बी ऑटोमेटिकली 6 रहा होगा, तभी तो इसका आधा 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया हम, वैल्यू इससे निकाले, कोई इशू नहीं है। ए का हिस्सा अगर बी से आधा है तो बी क्या है, ए से दुगना है, ये उसका उल्टा रिजल्ट ये भी है। इस दोनों का इसका मतलब ये भी है कि बी जो है ए से दुगना है। तो कभी कभी हम लोग इस सेंस में भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम यहां से उठा लिए सी का वैल्यू 1 रख दिए तो ए जो है सी से तिगुना, तो ए और सी आ गया। अब बी को निकालने के लिए चूंकि ए बी से आधा था इसलिए बी ए से दुगना होगा, ये वैल्यू डाल दिए। अब हमको क्या करना है, सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा जानने के लिए कुछ नहीं करना है, सी का हिस्सा रेशियो में कितना है 1 अपॉन टोटल 6 3 9 10 गुना टोटल वैल्यू कितना था 490, तो सी का हिस्सा आ जाएगा आपके पास 49। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, वस्तु की लागत कितनी है। देखिए क्या करता है, सिंपल लेके चलेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। क्या करता है, वो बेचता कैसे है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, अगर हानि है तो हम लोग माइनस यूज करते हैं, लाभ है तो प्लस यूज करते हैं, ठीक है। तो 6% की हानि पर बेचा तो उसको कैसे लिखेंगे, -6% बेच दिया तो उसको कितना मिला, ये उसका अर्निंग है। आप अगर 100 रुपए में कमाते, 100 रुपए के सामान खरीदते हो और बेचते हो 94 रुपए, तो आपके पास -6 रुपया है मैथमेटिकली, जिसका अर्थ ही होता है कि आप 6 रुपए घाटा में चले गए। तो पहला लाइन से ये निकलता है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 64 रुपए अधिक पर बेचा होता, बेचा तो कितना मिला उसको, इतना,
बट अगर वो थोड़ा सा और बढ़ाता, 64 रुपया और बढ़ा देता, 64 रुपया और बढ़ा देता, तो वो क्या हो जाता, उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता, उसे लाभ होता 10% का, वो गेन करता। देखिए ये क्या है ना, अर्निंग, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूं आपको, अर्निंग इक्वल्स टू अर्निंग। अर्निंग मतलब कि आप क्या कमा रहे हो। ऑब्वियसली क्वेश्चन में पहले तो कुछ ढानी देगा, कुछ उलट फेर करेगा, क्या रहे कुछ और बढ़ा देते तो आपको ये मिल जाता, आप या फिर आगे मेरे पास आ गया कि आप थोड़ा सा वजन कम कर देते तो आपको लाभ मिल जाता। तो एक तो पहला अर्निंग हो गया कि आप एक्चुअली कितना कमा रहे हो, लेकिन एक एज्यूम्ड होता है कि अगर आप ऐसे करते तो फिर कितना मिलता। तो एज्यूम्ड वाला चीज भी इधर ही होगा और फिर फाइनल हमको उधर मिल जाएगा, तो दोनों मिला के अर्निंग ही है। ठीक है, पहले वो 6% का हानि हुआ, लेकिन अगर उसको 64 रुपया और, देखिए यहाँ रुपया परसेंट नहीं है, डोंट मिस्टेक दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि छोटे छोटी चीजों पे मिस्टेक कर देते हैं। अगर मेरा यहाँ पे परसेंटेज में हानि है तो परसेंटेज में लिखेंगे। रुपया अगर 64 रुपया अधिक में बेच रहा है तो हम 64 रुपया को ऐड कर रहे हैं, ना कि 64% को। अब थोड़ा सा इसको सम अप कीजिए तो ये परसेंटेज इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 6 16% का वैल्यू कितना आएगा, 64। तो अगर 16% का वैल्यू 64 है तब उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी होगी, हमेशा 100%। लागत मूल्य हमेशा 100% पे निकलता है, तो एक ही नियम लगा दीजिए, इसीलिए 100% बराबर कितना, 64/16 गुने 100। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये परसेंट तो परसेंट भी कट जाएगा, 400 रुपये हमारे पास लागत मूल्य आ जाएगा सामान का। तो इस सिंपल बेसिक पे हम लोग और भी क्वेश्चन आएगा अगले सेट में तो करेंगे, फिलहाल ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इन्फॉर्मेशन की स्कूल में 1400 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देखिए क्वेश्चन आपके परसेंटेज से है, परसेंटेज से क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको। इसमें क्या कह रहे हैं आप कि 25% चश्मा लगाते हैं, तो पहले तो डिवाइड हो गया कि चश्मा लगाने वाले चश्मा लगाते हैं कितना, 25%, ठीक है, और चश्मा नहीं लगाते हैं कितना, 70%। क्लियर, 25% कितना हो जाएगा इसका आप निकाल सकते हो, 25% मतलब 1/4, 1/4 करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 4 × 12 और 2 × 5 = 20, 350। ठीक है, ये हमारा अमाउंट में आ गया। क्लियर, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। चश्मा लगाने वाले कितने हैं, 350 में से लड़के कितना है, लड़के हैं 2/7। ठीक है, लड़के हैं 2/7, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो बच गया हमारे पास। देखो अगर 2/7 लड़के हैं तो जो शेष बचेगा वो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो, यानी कि 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और नीचे वही रहने दो, यानी कि 5/7 लड़कियां बचेंगी, लड़कियां बचेंगी जो चश्मा लगाती हैं। इसका टोटल अमाउंट कितना है, 350 काट दोगे तो यहाँ पर 250 लड़कियां आ जाएगी जो चश्मा लगाती है। इसमें कुछ करना नहीं, आपको फ्लो करते रहना है, फ्लो में बढ़ते रहना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1400 लड़के थे, 1400 स्टूडेंट्स थे, 1400 में 25% चश्मा लगाते हैं, 75% चश्मा नहीं लगाते, तो 25% हमारा हो जाएगा 350। उसमें से 2/7 जो है, यहाँ पे देखिए अनुपात में दे दिया, परसेंटेज में नहीं दिया, तो परसेंटेज और अनुपात यूज कर सकते हो आप टॉपिक। तो 2/7 जो है वो लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं, तो बचे हुए जो शेष होंगे 5/7 वो क्या होंगे, लड़के होंगे जो चश्मा लगाते हैं। इसका 350 का, तो आप 5/7 गुना 350 कर दोगे तो लड़की की संख्या आपको मिल जाएगी जो चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है नाव धारा, वन ऑफ द इंपोर्टेंट सेक्शन। कभी कभी भी बहुत पेचीदा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन फिलहाल देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चलाता है। पहले तो देख लीजिए दिशा क्या होती है, इसमें 2 दिशा दिया हुआ है। ठीक है, एक है प्रतिकूल
और एक है अनुकूल। दोनों का वैल्यू देख लीजिए। धारा के प्रतिकूल जो है, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल यही दिया रहता है। धारा के प्रतिकूल आपको दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिया हुआ है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें सबसे पहला बेसिक कि आपका यूनिट किसमें है। यूनिट अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और आंसर भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। बट कभी कभी क्या होता है, यूनिट दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दे देता हूँ एक टूल कि किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में, उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड में। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए कुछ बड़ा नहीं है, ये किलोमीटर से मीटर गए और आवर से घंटा, आवर से हम सेकेंड गए, तो छोटा जा रहा है, मतलब स्मॉल पार्ट की ओर जा रहा है। तो 5/18 वैल्यू जो है 18 और 5 ही है, ऐसे तो वैल्यू 18 और 5 रहता है। अब 18 ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, ये हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। कभी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 की जगह 18/5 कर देते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आप किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जा रहे हैं, यानी कि आप छोटा में जा रहे हैं, तो आपका वैल्यू छोटा रहेगा, आपका वैल्यू छोटा रहेगा। 5/18 से गुना कर दीजिए, आपको मीटर प्रति सेकंड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधा 18/5 से गुना कर देंगे, इसका सीधा उल्टा होगा। ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को होता है, इसके लिए मैंने क्लियर कर दिया कि आप देखोगे ऑब्वियस बात है, किलोमीटर से मीटर छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट के लिए छोटा वाला ऊपर रहेगा, मतलब छोटा अमाउंट रहेगा। 5/18 छोटा अमाउंट है, 18/5 बड़ा अमाउंट है, छोटे वाले को उठाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, एक चीज मैंने वो क्लियर कर दिया। दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए प्रतिकूल और अनुकूल क्या होता है, इसमें भी छोटा बड़ा से आप समझ सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल है 12 और अनुकूल 18। देखिए धारा अगर जा रही है उत्तर दिशा में और आप भी उत्तर दिशा में ही जाइएगा तो आपकी चाल बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन धारा की दिशा अगर उत्तर में है और आप जा रहे हैं दक्षिण की ओर तो आपकी चाल घटी हुई रहेगी। यानी कि प्रतिकूल मतलब कम, कम मतलब उल्टा दिशा। तो धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। धारा के विपरीत में क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल घटी हुई होती है। ये क्या होता है, नाव की चाल में से वेलोसिटी ऑफ बोट में से करंट की चाल घटी हुई होती है और यहाँ पर नाव की चाल में करंट की चाल जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये सब आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो बहुत पहले ही बन चुका होता। अब ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर जल में उसकी नौका की चाल। ऑब्वियसली क्वेश्चन एक पूछता है, या तो नौका की चाल पूछता है, ठीक है, ये नौका की चाल पूछेगा या फिर धारा की चाल पूछेगा। और नौका की चाल पूछने से पहले वो वर्ड लिख देगा शांत जल में। शांत जल में इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ नौका की चाल पूछ रहा है, प्रतिकूल अनुकूल नहीं पूछ रहा है, धारा के साथ नहीं पूछ रहा है, धारा के विपरीत नहीं पूछ रहा है। सिर्फ नौका अगर स्थिर पानी में चले तो वो कितने स्पीड से चलेगा। तो देखिए नौका और धारा में एक कॉमन सेंस आप देखिए, आप अगर नौका चला रहे और नदी में धारा है तो वो जो धारा है ना, वो जनरली धारा की स्पीड आपकी स्पीड से कम होती है, लगभग 2-3 किलोमीटर की स्पीड होती है उसकी, आपकी स्पीड 10-15 की होती है। तो वो सिंपल सा एक मैं बताता हूँ तरीका कि आपको नौका की चाल निकालना है, आप जोड़ के डिवाइड कर दीजिए 2 से, इन दोनों को जोड़ के, जब प्रतिकूल और अनुकूल दिया रहे तो दोनों को जोड़ के, देखिए 2 से डिवाइड तो करना है दोनों में, लेकिन एक में घटा के करना है और एक में जोड़ के करना है। तो अगर हम यहाँ पे नौका की चाल निकालेंगे तो नौका की चाल के लिए दोनों को वैल्यू को जोड़ देंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। और अगर हमें पूछता है इसी क्वेश्चन में धारा की चाल, तो दोनों को घटा देते और फिर जो आंसर आता वो हम लोग लिख देते। देखिए यही पे कंपेयर करते हैं कि नॉर्मली नाव की चाल ना ज्यादा होती है, नाव की चाल ज्यादा होती है, तो ज्यादा लाने के लिए मेरे भाई प्रतिकूल अनुकूल को जब जोड़ते हैं तभी तो ज्यादा आता है और घटाते हैं तो कम आता है। तो हमें बस ये करना है कि हमें ज्यादा वाला आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, प्रतिकूल अनुकूल को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नाव की चाल आ जाएगी और धारा की चाल निकालने के लिए घटा देंगे, जो अंतर आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है।
ओके ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है अलजेब्रा से। इसमें क्या कह रहा है, कुछ आपका गिवन है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन है हमारा ए बी 21 और एक और चीज गिवन है a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का वैल्यू कितना हो गया। देखिए ये आपको पढ़ाए तो उनके टीचर लोग, आप लोग तैयारी करते हो तो, अगर नहीं भी कभी पढ़े हो तो आप मेरी बात मानो, ऐसे क्वेश्चंस में कंपटीशन क्रैक करने के लिए आप हिट एंड ट्रायल सबसे बेहतर तरीका है। उसका जितना आपका रीजनिंग बनाते हो आप, आपका आईक्यू लेवल अच्छा होगा, आप जितना दिमाग को नरिश करोगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके, उतना क्विक आपका रिस्पांस करेगा दिमाग। इसमें हम अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो क्वेश्चन बनेगा नो डाउट, बट हमारे एग्जाम में अफसोस की बात है कि उतना टाइम नहीं होता है। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल देखेंगे, कुछ वैल्यू देखेंगे जिसको पुट करके मेरा जितना भी गिवन है वो सेटिस्फाइड कर जाए। देखिए एक ही गिवन से काम नहीं चलेगा, अगर मेरे पास 2 गिवन है इक्वेशन तो दोनों को सेटिस्फाइड होना जरूरी है। लेट मी चेक, यहाँ पर 7 और 3 हम पुट कर रहे हैं, किसी का वैल्यू 7 किसी का वैल्यू 3, तो 7 21 हो जाता है। 7 प्लस 3 10, 10 का स्क्वायर 100 और 7 में से 3 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 100/16 25/4 देगा, यानी कि मेरे पास ये वेरीफाइड एक रिजल्ट है। a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 3 डाल दीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 7 into 3, ये हो जाएगा हमारा 49 प्लस 9 प्लस 7 21 दिया 63, ठीक है। फिर 9 18 18 3 21 का 1 हाथ में 2 4 14 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपली हिट एंड ट्रायल के अलावा किसी चीज से सॉल्व करते हैं, नो डाउट सॉल्व होगा, बट इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर फ्रस्ट्रेशन कि आपका और सारा क्वेश्चन छूट रहा है। आप हिट एंड ट्रायल को यूज करो, कुछ ऐसे दिमाग में खट टू खट कुछ लाओ ऐसे नंबर्स, और जब आप 150-200 क्वेश्चन ऐसे बना लोगे ना तो आपके पास एक सेट ऑफ नॉलेज हो जाएगा कि आप क्या पुट करोगे तो आंसर आ सकता है। क्लियर? तो हमेशा गिवन को सेटिस्फाइड कर दीजिए, फिर जो एक्सप्रेशन में आपका वैल्यू है वो डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 भी मेरा कई बोर्ड मास या फिर अलजेब्रा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है d to the power s plus t divided by d to the power s again divided by d to the power t। तो इसका वैल्यू क्या होगा, d to the power t का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसके लिए अब मैं बेसिक क्लियर कर देता हूं आपको। अगर कोई समान जो मेरा घात है, मतलब उसका बेस a to the power p into a to the power q है, तो a to the power p plus q हो जाता है। अगर ये डिवाइड में हो a to the power p डिवाइडेड a to the power q, तो ये हमारा घात माइनस हो जाता है, और किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो वैल्यू बन देता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले से ही ये प्लस में है तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन ये देखिए ये बेस और ये बेस दोनों सेम है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो पावर घटता है। तो d to the power s प्लस t इसका हो गया, माइनस s इसका हो जाएगा ब्रैकेट, फिर ये डिवाइडेड d to the power t, ये s तो s कट गया भैया से। उसके बाद फिर हमारे पास आया d to the power t और डिवाइडेड d to the power t है, फिर डिवाइड है तो फिर पावर माइनस होगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास कितना आ गया, ये कट के d to the power 0 जिसका वैल्यू हो जाता है 1। क्लियर? चलो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का संभावित मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन 1 में है 33 42 115। देखिए सबसे पहला बेसिक त्रिभुज बनने का कि तीनों का योग होना चाहिए 180, ये आप देखेगा 190 होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 40 70 80, ये भी 190 होगा, ये गलत हो जाएगा, 815 490। तीसरा है 30 60 और ये 100, ये तो ऐसे भी हो गया 6 3 9 90 और ये 100, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास चौथा आंसर सही होगा, कुछ भी रहेगा तो वैसे सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ दिया 50 60
70 जोड़ के देखिए 180 आएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है कि आप इससे एक त्रिभुज बना सकते हैं, बाकी इन तीनों से त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि इन तीनों के एंगल का योग जो है 180 से ज्यादा है। लेकिन हमारे पास थ्योरम है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है कि उसका जो तीनों एंगल है इंटीरियर एंगल उसका योग 180 होना चाहिए। और ये तीनों उसमें फेल हो रहे हैं, ये पास हो रहे हैं, तो इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे त्रिभुज बनेगा, हमारा क्वेश्चन भी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अगेन फ्रॉम ज्योमेट्री। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि त्रिभुज डाल दिया, चित्र डाल देने के बाद क्वेश्चन वैसे थोड़ा अच्छा हो जाता है, लगता है कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर के बाद आपको समझाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें बी से मीडियन खींच दिया, मीडियन मतलब होता है मध्य का, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो डिवाइड कर दे वो होता है मध्य का। तो एक बी से डी खींच दिए एसी के माध्य का, और एक सी से ई खींच देंगे वो हो जाएगा एम की माध्य का, और माध्य का जहां मिलते हैं उसे केंद्रक कहते हैं ओ। तो ये भी डिवाइड हो गया। ऐसे लाइन क्यों खींचते हैं, ये मतलब है कि जो एक डैश है वो दोनों आपस में सेक्टर बराबर है, जो दो डैश है वापस बराबर है। और अगर ये भी काटता तो इसको तीन तीन करके लिख देता ताकि अलग अलग आइडेंटिफाई हो सके। क्वेश्चन कह रहा है कि बीडी और सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, वो मैंने पहले ही कर दिया, बीडी और सी माध्यिकाएं हैं। यदि ईओ 7 सेंटीमीटर है, ईओ हमारा ईओ यहां से यहां तक हमारा अगर 7 है, ठीक है, तो सी की लंबाई कितनी होगी, सी ओवरऑल इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखिए मैं बताता हूं, माध्यिका जो है ना, माध्यिका जो है को केंद्रक 2:1 में काटता है। माध्यिका हमारा ये केंद्रक यहाँ पे ये, तो माध्यिका को कितना में काटेगा, 2:1। आप देख सकते हैं जो बड़ा दिख रहा है वो दुगना होगा, 2 वैल्यू लेगा, और छोटा होगा वो 1 वैल्यू लेगा। तो उसी तरह से ये दोनों भी डिवाइड होगा। अब हमारा ये 1 है और ये 2 है रेशियो में, तो इसका दुगना होगा इधर वाला पार्ट, ये 1 है तो ये 2 है, इसलिए अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 14। सीओ हमारा कितना हो गया 14, और हमसे पूछा क्या है सीई, तो 14 हो गया सीओ, और ओई हो गया 7, तो सी कितना हो जाएगा 14 प्लस 7, हमारे पास 21 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था आगे। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट की माध्यिका जो है, माध्यिका को केंद्रक 2:1 में काट देता, लैंग्वेज सही कर देते हैं, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है इससे आपको, और ये बहुत बहुत ज्यादा ज्योमेट्री में काम आएगा, आगे भी काम आएगा। ओके, हम लोग बैठते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रिगोसेर। इसको देखते हैं, यदि सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3, देन सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ऐसे तो मुझे पता है आंसर यही होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। और क्यों, क्योंकि देखिए अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो कुछ फार्मूलाज है। फिलहाल यहाँ के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो ये है कि यूनिवर्सली एक रिजल्ट है, आप रिजल्ट याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, आपको याद रखना होगा। और इसको जब एक बार और एक्सप्रेस करेंगे तो ये सेक स्क्वायर का स्क्वायर है और ये टेन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है √3, इसका वैल्यू है 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √3, क्योंकि एक से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हमने इसको तोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहां पर ए क्या है सेक स्क्वायर थीटा और बी क्या है टेन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में है 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ये हमारा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या क्या प्रॉपर्टी लिख रहा है, 6 अंक वाली होनी चाहिए, सबसे बड़ी
पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो एक हिंट लेते हैं कि सबसे बड़ी 6 अंक वाली पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो तो हमको मुजबानी ऐसे पता नहीं होगा, लेकिन हमको इतना पता है कि सबसे छोटी 7 अंकों वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या होगा, वो 1000 का स्क्वायर होगा। 1000 पे 3 और शून्य दे दीजिए, 3 3 6 1 7, तो ये तो हमारा हो गया 1000 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर जैसे ही करेंगे 7 अंक हो गया इसमें। ठीक है, तो हम तो ये ले नहीं सकते। तो अगर हम 1000 और पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है, वो फ्रैक्शन नहीं है, पीवाईक्यू के फॉर्म में नहीं है, परिमेय नहीं है, तो 1000 से जस्ट एक नीचे कितना आएगा 999। अगर इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास 6 अंक वाली संख्या दे देगा, जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा, 6 अंक का भी हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो देखिए 9 वाले कॉन्सेप्ट में बता देते हैं। 9 वाले का स्क्वायर करने का तरीका, आप 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। 81 आया कैसे, 9 में से 1 घटा दो, 9 में से 1 घटा दो, जो आएगा वो यहाँ लिख दो, और फिर इन दोनों को घटाओ, जो आएगा वो यहाँ लिख दो। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। फिर 99 का करके देख लेते हैं, 99 का करके देख लेते हैं। तो 99 में से 1 घटा दो 98, और फिर 99 और 98 में से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 01, तो 0 लिखना है, 0 के साथ लिखना है। उसी तरह से फिर 999 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें से 1 घटा दो फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 998, और 1 घटाने के बाद फिर इन दोनों को आपस में घटा दो तो 1 तो आएगा ही, लेकिन शुरू में 2 0 होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 99800। ये 9 वाले का बस कॉन्सेप्ट है, 9 वाले का स्क्वायर हम लोग ऐसे करते हैं। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन लग रहा है, ये क्वेश्चन है औसत से क्वेश्चन है। 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 60 है, टोटल 50 है, जिसमें से 30 की जो औसत है वो कितनी है 160, और फिर शेष की औसत लंबाई 165 है, तो टोटल औसत लंबाई कितनी होगी। देखिए ये तो बेसिक है, ये संख्या टोटल है इतना 50, उसमें से 30 की का औसत है 160 और 20 का औसत 165, तो टोटल का कितना हो जाएगा। टोटल का निकालने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे, संख्या में औसत से गुना कीजिए, डिवाइड बाय संख्या, औसत बराबर संख्या गुने औसत प्लस संख्या गुने औसत डिवाइड बाय कुल संख्या। अगर हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अलग अलग करके दिया हुआ है औसत, तो ऐसे निकालते हैं। संख्या हमारा 30 गुने औसत 160 प्लस 20 गुने 165 डिवाइडेड बाय 50। आई होप कि आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, फिर गिवन देखिए, अलजेब्रा है, मैं गिवन लिख देता हूं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये, a minus b is equals to 2, then a cube minus b cube is equals to 26। तो पूछा हुआ है, ये दोनों गिवन है आपका, पूछ दिया है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है। तो ध्यान देखिए, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 2 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए a माइनस बी इक्वल टू 2 है और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 26 है। मेरा ये मन कर रहा है कि मैं इसको 3 दे दूं, इसको 1 दे दूं, 3 में से 1 क्या दूं, 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 1, 27 में से 1 गया 26। क्वेश्चन बन गया 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 16, आंसर। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रायल। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 फिर अगेन अलजेब्रा से क्वेश्चन है आपका, इसमें है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 गिवन है। तो x माइनस 4 का क्यूब
x माइनस 4 का क्यूब प्लस y माइनस 2 का क्यूब प्लस z माइनस 3 का क्यूब माइनस 3x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2 इंटू जेड माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा? देखिए आंसर तो मेरा 0 होगा, ये मुझे पता है। अच्छा ये आया कैसे? लंबा चौड़ा इक्वेशन है उसको, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ये बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक आपको रिजल्ट बताता हूं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो देन आपको पता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, क्लियर? या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। इसी को बराबर के उधर भेज देंगे तो 3abc, दोनों में से कोई एक रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप इस नंबर को ऐड कीजिए, 4 2 6 और 3 9, ये इतना ही नंबर है जो यहाँ लिखा हुआ है। अगर ऐसा आए और पैटर्न ये रहे, क्योंकि आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो यहाँ पे आपको 3abc दिख जाएगा, आप खटाक से आंसर 0 कर सकते हो। अब ये पैटर्न कैसे फॉलो कराएंगे, इस वाले को थोड़ा सा करो, 9 को इधर ले आओ, लेकिन डिवाइड ऐसे करो जैसे ये किया हुआ है। x को 4 दे दो, -9 तो होगा, लेकिन -9 में से 4 इसको देंगे और प्लस फिर y को दे देंगे 2 और फिर प्लस z को दे देंगे 3। उधर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि मेरा क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। यही आंसर है। यहाँ पे नंबर चेंज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए, जितना अगर वो आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको 0 वाले नंबर पे क्लिक कर देना है, आपका आंसर सही होगा। ओके अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मेरा आया है ज्योमेट्री से आया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कह रहा है एबीसी के 3 माध्यक एडी, फिर अगेन ट्रायंगल एबीसी हमारा आ गया। चित्र बना देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, एडवांस मैथ का चित्र है। और उसके 3 माध्यक बोल दिया गया, यानी कि मुझे तीनों माध्यक पहले खींचना पड़ेगा, एडी, बीई और सीएफ, बीई और सीएफ। ज्ञात रहे कि तीनों माध्यिका जो है वो एक ही जगह से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र का सेंट्रोइड। यहाँ पे बोल दिया जी पर काटते हैं, कोई बात नहीं जी, हम वो की जगह जी लिख देंगे, काटते तो सही है। और क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज सीजीई का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज सीजीई का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देख लो कुछ दिक्कत नहीं है। माध्यिका जो है ना वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांट देती है, तो ये मेरा 6 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सबको जोड़ोगे तो फिर 36 में आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा फिर से आया ज्योमेट्री से, इस बार सर्किल उठाया गया है। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। पहले तो एक हम वृत्त बना लेते हैं, उसकी एक ऐसी जीवा बनाते हैं जो त्रिज्या के लगभग बराबर हो, शायद ये बराबर हो जाए। ठीक है, वृत्त का एक केंद्र होता है O, उसकी त्रिज्या, अगर जीवा पर त्रिभुज बनाते हैं तो 2 भुजा त्रिज्या ही होती है, तीसरी भुजा जीवा होती है, लेकिन यहाँ पर जीवा भी त्रिभुज की त्रिज्या के बराबर है, तो उसकी भी लंबाई हम R मान लिए। जीवा के छोर पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जीवा के छोर पर, जीवा का छोर यहाँ है और यहाँ है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो, यानी कि टेंजेंट लाइन खींच दो। ठीक है, खींच दिए। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण कितने अंश का होगा, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण ये कोण। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये कोण, ये अधिक कोण में आ जाएगा, ये न्यून कोण में। आंसर हमारा न्यून कोण में दिया हुआ है, यानी कि 90 से नीचे वाले में, तो हम यही वैल्यू निकालेंगे। देखने से ये छोटा लग रहा है। अब देखिए एक चीज क्या कि त्रिज्या जो है ना वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो ये त्रिज्या है हमारा, ये स्पर्श रेखा है, ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, वो त्रिभुज बन रहा है समबाहु, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये 60, ये 60। फिलहाल यहाँ पर जब ये 60 है और ये 90 और फिर ये भी 90,
क्योंकि लंब अगर हो रहा है कोई भुजा ना, तो दोनों बगल 90 डिग्री का कोण बनता है। आप यहाँ 90 छोड़ दो, इधर वाले में देखो ये 90 का पार्ट है, उस 90 में से ये 60 है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच 30 डिग्री का कोण है, न्यून कोण जो है 30 डिग्री है। और उधर क्या पूछता, तुम्हारे पास 150 डिग्री होना था, 60 और प्लस 90 150 डिग्री हो जाता। ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, गिवन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। यदि पाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1, पाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो √3 tan 2/3 थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए दिमाग लगाना है, हमारे पास साइन और कॉस का दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इस दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस होता है tan, तो tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 है, यहाँ 45 डाल दीजिएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन चेंज होगा √3 tan 2/3 इंटू 45 प्लस 1, और ये कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 15 दूना 30, यानी कि tan 30 √3 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 प्लस बाद में 1 है, काट दीजिए, 1 + 1 ऐसा आ जाएगा 2। इसे याद करने का क्या है, एक फॉर्मूला साइन बटा कॉस होता है हमारा tan, साइन बटा कॉस होता है हमारा tan, ठीक है। दूसरा tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आपको नसीहत के लिए याद रखना होगा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सारे साइन से लेके कॉसेक तक के जो भी वैल्यू है वो याद रखना पड़ेगा, तभी ऐसा क्वेश्चन प्रोसीड हो पाएगा। ओके, बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि हमारे पास है परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिला के क्वेश्चन दिया है। रेट दिया हुआ है 10% और कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 93 रुपया है, तो राशि कितनी है, तो राशि कितनी है, ठीक है। देखिए जी, इसका मैं आपको पहले तो रेट बता दूं, अंतर का रेट बहुत पूछता है, अंतर के बारे में पूछता है। तो अगर अंतर 2 साल का है, तो अंतर 2 साल का है, तो उसमें रेट में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो कितने का हो जाएगा, r²/100%। और अगर अंतर 3 साल का है, तो रेट में डिफरेंस कितना जाएगा, जो 2 साल का है उतना तो रहने दीजिए, इंटू 3 + r/100%, ठीक है। तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना है 10, इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि ये 3 साल वाला है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/100 कैंसिल हो गया, 3 + 10/100 कितना जाएगा 0.1, 3 + 0.1 तो 3.1%, यानी कि 3.1% का आपका डिफरेंस है परसेंटेज में, जो कि अमाउंट में कितना दिया हुआ है मेरे पास 93, और रेट का जो परसेंटेज है उसको अगर 100% पर ले जाएंगे तो मेरे पास वो पूरी राशि पता चल जाएगी। 3.1% 93 है, इसलिए 100% कितना हो जाएगा 93 / 3.1 इंटू 100, ये कितना आपको दे देगा कट के 330 दे देगा, यानी कि आपका आ जाएगा 3000 रुपए। शायद इसमें आंसर आपको जो है आंसर दिया हुआ है 30,000 20 हाँ, जो कि गलत है, हमारा आंसर 3000 ही आएगा, ये आंसर सही है। आपका ऑप्शन जो आंसर किया है उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको 2 रिजल्ट याद रखने होंगे अच्छे से, ये 2 रिजल्ट याद रख लोगे तो आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट बार बार पूछ जाते हैं। तो आपको ऐसे आप निकाल भी लोगे, जब 3 साल का निकालोगे इधर, तो 3r² आ जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट में, सॉरी 3r आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में, और 3r + 3r²/100 + r³ 10,000, तो उसके बाद फिर वो कैंसिल आउट होता है, एंड सो ऑन, फाइनल रिजल्ट मेरे पास यही आता है। तो आप क्यों ना ऐसे ही निकाल ले, ठीक है। ये आप रिजल्ट याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक दूसरे सेट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें है एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष और पाद से 30 मीटर की दूरी से
एक ध्वज स्तंभ पहले खींच लेते हैं, ठीक है। ध्वज स्तंभ के ऊपर एक स्तंभ भी है, ध्वज भी है, ध्वज का इतना होगा, ध्वज की लंबाई इतना तक होगी, ये झंडा होगा मान लीजिए ऐसे, ठीक है। तो ध्वज स्तंभ पर रखे, ध्वज के शीर्ष और पाद से 30 मीटर की दूरी से, पाद से कितना मीटर, 30 मीटर की दूरी से, 30 मीटर की दूरी से शीर्ष और पाद, ये दोनों का जो एंगल है वो क्या दिया हुआ है, 45 और 30। देखिए जो बाद में है वो पाद है, तो जो पाद मतलब बॉटम होता है तो वो 30 डिग्री और शीर्ष से कितना है, 45 डिग्री। आपको पूछा गया है कि ध्वज की ऊंचाई कितनी है। ध्वज की ऊंचाई मतलब ये वाला सेक्शन यहां से यहां तक, क्योंकि ध्वज तो इतना ही है ना, बाकी तो ध्वज स्तंभ है। उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास स्तंभ की भी लंबाई नहीं पता है, तो आपको देखिएगा दो त्रिभुज बनेगा। एक तो एबीसी हम यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे ये डी। तो एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और एक आपको त्रिभुज दिखेगा त्रिभुज डीबीसी। इसी दोनों त्रिभुज के रिजल्ट से आपको वैल्यू मिल जाएगा। इसको देखिए, अगर आप त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो सी एंगल जो 45 डिग्री का है, और tan 45 हमारा कितना होता है, tan 45 होता है 1, और यहाँ पे tan 45 होता है लंब बटा आधार। लंब है हमारा AB और आधार 30 है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मेरे पास AB बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। तो अगर मेरा ये लंबाई पता चल जाएगा तो हम ये निकाल लेंगे, क्योंकि 30 में से घटा लेंगे। तो उसके लिए हमको उठाना पड़ेगा ट्रायंगल डीबीसी। ट्रायंगल डीबीसी में अगर हम tan थीटा लगाएंगे, यानी कि tan 30, तो वो हो जाएगा 1/√3, और जो फॉर्मूला से क्या देगा, dB बटा BC, dB बटा BC 1/√3 इक्वल टू dB बटा BC हमारा 30 है। देखिए अगर हम लोग dB निकाल लेंगे तो जगह 30/√3, √3 से गुना कर दीजिए, रेशनलाइज करने आता है आप लोगों को, 3 आ जाएगा, 3 दाएं 30, तो जाएगा 10√3, और √3 का वैल्यू दिया है 1.732, तो मेरे पास आ जाएगा कितना है, 17.32। मेरा dB कितना आ गया, 17.32। तो अब हमारे पास AD का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, AD का वैल्यू के लिए AB में से BD घटा दीजिए, यानी कि AB है 30 में से 17.32 घटा दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.68 सेंटीमीटर। वास्ट नहीं है, बस आप हाथ चलते जाएगा आपका, तो क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन में आपको अब डायरेक्ट एक रिजल्ट मैं बताता हूँ, उस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, तो बार बार आपको अलग अलग एंगल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली कभी कभी ऐसा पूछता है कि फिर नीचे से देखा ये फर्स्ट फ्लोर आता है, ये सेकंड फ्लोर आता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। या फिर अगर आप इसको, अगर इस मैप को अगर चेंज कर दोगे इस ट्रायंगल को, तो ये आपका एक सीधा स्तंभ हो जाएगा, और ये नीचे बेस से ये फिर ये बेस का भी लंबाई हो जाता है, बेस की दूरी हो जाती है। तो आगे भी क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो गिवन है, ये 45 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, और ये बेस का आपको लंबाई गिवन है। तो आपसे अगर ये वाला पूछा जाता है सेक्टर, ये इतना पार्ट जो कि हमने x माना है, उसका डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको लिखना होगा, तो x जो हमारा होगा वो क्या होगा, बेस कितना है हमारा वो लिख देंगे, ठीक है, इनटू डिफरेंस ऑफ tan ऑफ बोथ एंगल, दोनों जो कोण है उसके tan थीटा का डिफरेंस, tan 45 और tan 30। ये आपका आंसर सेम वही देगा जो हमने आंसर लाया है। ठीक है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो, तो ये हमारा बेस हो गया, ये θ1 और ये θ2। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए हमारे पास बेस इंटू tan θ1 माइनस tan θ2 कर देंगे, क्योंकि देखिए ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं लंब का पार्ट है जो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर में से अगर इतना पार्ट घटा दे रहे हैं तभी तो ये बच रहा है। तो यहाँ पे अगर जितना भुजा घटा रहे हैं उतना ही कोण घटाइए, 45 में से 30 घटाएंगे तभी तो ये पार्ट हट जाएगा।
45 में से 30 घटाएंगे, सिर्फ 15 वाला पार्ट लेना है ना हमको, ये 15 वाला पार्ट लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों का tan घटा देंगे, tan 45 माइनस tan 30, तो फिर हमारा ये रिजल्ट आराम से आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, जिसमें θ1 θ2 क्या है, ये दोनों एंगल है, एक ये वाला और एक ये पूरा वाला, और b क्या है, बेस, आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है वो है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक, लास्ट 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया है ग्राफ से, ये 3-4 क्वेश्चन लास्ट में रहेंगे, ग्राफ रहेगा, पाई चार्ट रहेगा, वेन डायग्राम रहेगा, जैसे भी क्वेश्चंस रहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है उसका। इसका सिंपल सा काम ये है कि आपको डेटा देगा, जो हम लोग पीछे जो भी क्वेश्चन किए 20-22 क्वेश्चन के, उसमें जो हमारा इन्फॉर्मेशन था वो लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ था, अलजेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे आपको कुछ मैप या ग्राफ के फॉर्म में दिया रहेगा, आपको उससे इन्फॉर्मेशन लेना है, और क्वेश्चन आसान रहता है। या तो आपसे वो औसत पूछेंगे, कुछ दो समय के बीच की अवधि के बीच के अनुपात पूछेंगे, वृद्धि पूछेंगे, कमी पूछेंगे, तो क्वेश्चंस का जो आस्किंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे वही टॉपिक्स होते हैं, परसेंटेज, औसत, अनुपात, समानुपात, या फिर वृद्धि, कमी, हानि, लाभ, यही सब होता है। ये हमारा बस क्वेश्चन का डेटा देने का तरीका है। हमने ये इन्फॉर्मेशन ले लिया है कि किसी कंपनी में इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि ये जो ग्राफ है वो 91 से लेकर 1991-92 से लेकर 1998-99 के बीच का एक देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है मिलियन यूएस डॉलर में। इसका जो राशि है वो है मिलियन यूएस डॉलर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको देने से उतना, ठीक है ना। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की राशि है, ठीक है ना, यानी कि 1991-1992 में मेरा कितना था, 2640, फिर उसके अगले साल 2720, एंड सो ऑन। ये हमारे पास डेटा है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या काम किए कि हमने इसका औसत निकाल लिया, क्योंकि दोस्तों ऑलमोस्ट औसत का यूज पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन औसत पे बेस्ड होता है। चलिए हमने रेफरेंस में निकाल लिया, क्योंकि बड़ी संख्या है, आपको जोड़ के निकालना पड़ता है, हमने निकाल के रखा हुआ है। आप इन सबको जोड़ोगे 27,840 लगेगा, ये टोटल 8 सेट है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, औसत हो गया 3481। अब मेरे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखेंगे तो पूछा गया है ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऐसे वर्षों की संख्या जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व के ऊपर हो। ये हमारा सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ठीक है ना, ईयर है, सॉरी ये ईयर है हमारा, और ये है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, इतना, ये इस साल में इतना, इस साल में इतना, और औसत हमारा है 3480। तो ये कह रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिजर्व औसत रिजर्व से कितने सालों में ऊपर है और कितने सालों में कम है, इन दोनों का अनुपात बताइए। 3480 है तो 3480 से ज्यादा कहाँ है आपका, एक ये और एक ये, 3 ऐसे साल है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो औसत से ऊपर है, और बच गया फिर कितना, 5 जो नीचे होगा, तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन बन गया 3:5, क्योंकि 3 ऐसे साल हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है औसत रिजर्व से ऊपर है, और उसके बाद होगा वो नीचे, ये देखिए ये सारे जो है 3480 से नीचे हैं, तो वैल्यू दोनों का अनुपात पूछ दिया, यानी क्वेश्चन मेरा अनुपात से निकाल के दे दिया, ठीक है, अनुपात और औसत दोनों को यूज कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है 96-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 96-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ये है, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना प्रतिशत है, औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास 3480 है, इसका कितना प्रतिशत, तो 23 नंबर क्वेश्चन में प्रतिशत पूछ रहा है किसका, 96-97 का, जिसका पूछ रहा है वो ऊपर लिखिए, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे लिखिए, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आंसर आ जाएगा लगभग, एक बार में काटेंगे तो जो भी काट लीजिए, मेरे ख्याल से 100% से ऊपर आएगा, 100% से ऊपर 2-3 ऑप्शन है। अच्छा ये तो काट ही दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन को भी मिला सकते हैं ना, मिलाने का मैं एक तरीका बताता हूँ आपको कि ऑप्शन से टैली करा के काट दिए, उसके बाद फिर ये कटेगा आपका 2 दूना 4,
16 दूना 32, ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2, 7 दूना 14, फिर 4 दूना 8, फिर ये आपका कट जाएगा 8 10 16, 7 दूना 14, फिर ये आपका कट जाएगा 108, फिर ये आपका कट जाएगा 29 3 87, और फिर ये आपका कट जाएगा 3 9 6 18। और लगभग पूछा है हमारा आंसर, तो लगभग अगर आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपको दे देगा ऑलमोस्ट 124% ही आएगा, जो आपका अप्रॉक्स वैल्यू होगा वो आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन का पार्ट है तो ऐसा कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है इसका? क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वर्ष 97 98 और उसके बाद फिर में वर्ष 93 94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितने प्रतिशत अधिक हो? 97 98 में जो डेटा है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 93 94 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसमें? 93 94 2520 और 97 98 5040। तो देखिए ऐसे तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि ये दुगुना वृद्धि हुआ है, दुगुना वृद्धि हुआ है। देखिए इसका दुगुना है वो 97 98 वाला। दुगुना अगर किसी चीज में वृद्धि दुगनी होती है तो प्रतिशत में वो 100% की वृद्धि है। अगर गुणांक में अगर वो दुगुना वृद्धि हुआ तो 100%, दुगुना हुआ तो उसका 1 घटा लीजिए, उसको 100 कर लीजिए। दुगुना का 2 का 1 कम 1 होता है, उसको 100 कर लेंगे। जैसे अगर वृद्धि अगर तिगुनी हुई है तो प्रतिशत में 200%, वृद्धि अगर 4 गुनी हुई है तो प्रतिशत में 300%। यानी कि जितनी गुनी वृद्धि हो रही है उससे 1 कम सैकड़ा में परसेंटेज हो जाता है हमारा। तो हम सिंपल सा आंसर लिख देंगे, यहाँ पे वृद्धि दुगनी हुई है तो 24 का आंसर कितना हो जाएगा? परसेंटेज में 100% की वृद्धि हुई। अगर हमारा गुणांक में पूछता तो लिखते कि दुगनी वृद्धि हुई है। प्रतिशत में पूछा तो वृद्धि अगर दुगनी है तो 100%, तिगुनी है तो 200%, 4 गुनी है तो 300%, 1 कम करके परसेंटेज डाल देना है तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन इतना बोनस था। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है सेक्शन में 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास औसत का कोई यूज है नहीं तो फिलहाल हम हटा देते हैं। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 में है 91 92, यानी कि ये वैल्यू 91 92 92 93 93 94, यानी कि पहला 3 साल का वैल्यू जो है हमारे पास कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की योग, यानी कि तीनों का तो योग करना पड़ेगा ही पड़ेगा। 3560, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 2 2 4 4 8 7 5 12 6 18 का 8 हाथ में 1 3 2 5 2 7 और 1 8। ये हमारा हो गया 91 92 से लेकर 93 94 के बीच का योग, और वर्ष 95 96 97 97 97 98, यानी कि ये 3 साल। इस 3 साल के योग का अनुपात क्या है? पहला 3 साल का योग ये है और इस 3 साल का योग हम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 5040 था, 0 0 0 2 2 4 4 8 1 3 1 4 और फिर 4 3 7 5 12। हमारे पास योग ये आया। इसको काट के अगर देख लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है। 4 4 4 2 बार इसको काट सकते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे 2 2 2, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 1 4 4 2 8, फिर काट सकते हैं 1 से 11 से कटेगा, और फिर ये कट जाएगा हमारा 156 से। फिर और फर्दर काट सकते हैं इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे हमारे पास आ जाएगा ये 3 3 9 7 21, और फिर ये 3 से काटेंगे 5 3 15 2 3 14, यानी कि हमारे पास 37:52 जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन। 25 का 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन बना के दिखाया है। आपको अगर इससे सहूलियत होती है, आपको इससे अगर हेल्प मिलता है तो प्लीज इसे शेयर करें, इसको अपने फ्रेंड से फैलाएं, क्योंकि आप अगर इस माध्यम से ही पढ़ते हैं आपको ओवरऑल टॉपिक कवर होगा। एंड ट्रस्ट में मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी थ्योरी नहीं छोड़ूंगा, कुछ और सेट आगे बढ़ने दीजिए। और आपको बूस्टर जो होता है ना कि एग्जाम को जल्दी कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है प्रिपरेशन नहीं करते हैं, सीधे एग्जाम के प्रिपरेशन में घुस जाते हैं। नहीं, आपको पहले प्रिपेयर करना है अपने आप को कि आप उसके लायक होगी नहीं, तो आपको सब कुछ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात जो लोग नोटिस नहीं करते, फॉर्म आते रहते हैं,
आज एक फॉर्म भराया, कल एक फॉर्म भराया, एक महीने में फिर एक और फॉर्म भराएगा, तो होता क्या है ना, क्या जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो आपके दिमाग में वो टिक टिक चलने लगता है कि मुझे अभी 2 महीने के बाद इसका पेपर देना है। तो फिर आप होता क्या है ना कि सोच के तो आते हैं कि 6 महीने तैयारी करेंगे, 8 महीने हो जाएगा, बट वो होता नहीं है, क्योंकि वो 6-8 महीने में फॉर्म इतने सारे एग्जाम्स के आते हैं कि आप डिवाइड हो जाते हो। आपको लगता है कि अभी ये 2 महीने बाद जो एग्जाम है इस पर फोकस करते हैं, उस पर फोकस करने जाते हो, फिर वो छूट जाता है, दूसरा कोई एग्जाम और एग्जाम का फॉर्म भरते हो, उस पर फोकस करते हो। तो ये बहुत एक मेसअप टाइप का सिचुएशन आ जाता है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ हर एक टॉपिक का टच लेके चलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा स्वाद है, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप इसे अगली बार मैं सेट 2 के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप इसको जितना बार देखोगे उतना बार आपका थ्योरी क्लियर होगा, और नो डाउट अगले जब हम सेट लेके आएंगे देखना आप इसी का बहुत सारा चीज यूज होगा जो आप आसानी से समझ भी सकते हो, और क्वेश्चन भी आसानी से मिलेगा। क्वेश्चन कुछ वास्ट नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है एसएससी, बशर्ते कि आप प्रीवियस ईयर्स कुछ बना लो। अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी बात है। बुक कुछ कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी बुक नहीं होनी चाहिए। 400-500 क्वेश्चन वाली किताबें बहुत ही लाइक आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक करोगे उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ही पिछले 5-6 सालों में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, दैट इज मोर देन इनफ। आप अगर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एग्जाम में छूटेगा नहीं। और इन सारे जो टॉपिक्स का जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो देखिएगा आप सीजीएल का जब मैं मेंस का सेट बनाऊंगा कितना अच्छे से यूज होता है वो। आप प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाएं, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले और मैं भी आप लोग के लिए और दिन ब दिन बेहतर करता जाऊँ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।